हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा क्लास 7 की एनसीईआरटी सीरीज का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और अगर तक आपने अभी तक क्लास 6 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके क्लास 6 की एनसीईआरटी देख सकते हैं। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में देखा था कि कावेरी डेल्टा जैसे बड़े क्षेत्र राज्यों के केंद्र बन गए थे और किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। यानी कि जितने भी क्षेत्र राज्य बने थे उनकी किसी भी राज्य की राजधानी दिल्ली नहीं रही थी। और इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना था, क्यों इसीलिए दिल्ली किसी भी राज्य की राजधानी नहीं बनी थी। पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस राम साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चहमान नाम से भी जाना जाता था, ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों ने राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया और इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहा करते थे और जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। किसने कराया? जैन व्यापारियों ने। और यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और इसके साथ एक ऐसी राजधानी में दिल्ली बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला हुआ था। जिन इलाकों को आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहां इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। राजपूत वंश, जिनमें तोमर थे, आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165 तक, अनंगपाल 1130 से 1145, चौहान 1165 से 1192, पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192। और उसके बाद आरंभ होता है प्रारंभिक तुर्की शासकों का। 1206 से 1290 थे, जिनमें कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, इल्तुतमिश 1210 से 1236, रजिया 1236 से 40 और गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 तक। उसके बाद आते हैं खिलजी वंश, जो 1290 से 1320 तक रहा और ये दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक शासन किया था। इन्होंने, किसने? खिलजियों ने, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 और अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। फिर तुगलक वंश 1320 से 1414 और इन्होंने दिल्ली वंश पर सबसे ज्यादा शासन किया था। कितना? तो लगभग 94 वर्ष। उसमें गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 24, मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से 1351 और फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। और उसके बाद सैयद वंश 1414 से 1451, जिसमें खिज्र खां का नाम आता है 1414 से 1421। और लास्ट में आता है लोधी वंश, जिसमें बहलोल लोधी 1451 से 1489 तक। अब बात करते हैं सुल्तानों के अधीन दिल्ली। इतिहास तारीख एक वचन और त्वारीख बहुवचन है, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी किया करते थे
और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी दिया करते थे और वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। 13वीं सदी के इतिहासकार फक्र ए मुदब्बिर ने लिखा था कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता था और सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते थे। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तब चुका सकेंगे जब वे खुशहाल प्रसन्न होंगे, और ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय, ईमानदार और प्रशासन को बढ़ावा देता हो। ये कुछ बातें और ध्यान में रखें। नंबर एक, तवारीख के लेखकों नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे और गांव में शायद कभी ही रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखते थे, और ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार, लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे, और उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठती है, और उस युग के इतिहास में मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों में सबसे अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी के शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रही थी, और दरबारी जन भी उससे स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे, और सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया जाता है। रजिया के बारे में मिन्हाज ए सिराज के विचार। मिन्हाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों और पुरुषों के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसीलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों में भी उसने आखिर क्या हासिल किया हुआ। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का एक राज्य था, और उस वंश की रानी रुद्रमा देवी थी, जो 1266 से 1289 में व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने रुद्रमा देवी ने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया, और एक अन्य महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा 980 से 1003 तक, और उनका नाम दीदी यानी कि बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को ये स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन में से एक नजर। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों, प्रशासकों की जरूरत थी, और दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे, और इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था, और उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर रहा करते थे, और इसीलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकता था। बेटों से बढ़कर गुलाम। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है, और बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। खलजी और तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे, और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति, सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं थे। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे,
और इसके फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था और फारसी तारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की भी आलोचना की है। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल शराब बनाने वाले को और बेचने वाला, फिरोज हज्जाम नामक नाई, मनवा तब्बाक नामक बावर्ची और लड्डा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था और 14वीं शताब्दी के मध्य इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। पहले वाले सुल्तानों की तरह ही खिलजी और तुगलक शासकों ने सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया और ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे और राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह दिया करते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका ये था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, इसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे और इस बात का भी ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर की ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य का राज्य अपने नियंत्रण में ले आया और स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार भी छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया और सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की थी। इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा और कुछ पुराने सामंत जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। कृषि कर, जिसे खराज कहा जाता था और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। दूसरा था मवेशियों पर कर और तीसरा था घरों पर कर। और ये याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से भी बाहर था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था और यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके भी घने जंगलों वाले ऐसे थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी और स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती कर अपना अधिकार तो जमा लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया कि सरदार कभी कभी चट्टानी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर भी रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता, ये बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता है।
वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं और सरदार इन जंगलों में रहते थे, जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते थे। और इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी, फसलें रहते थे और अंदर ही पानी का भी प्रबंधन रहता था, अर्थात वहां एकत्रित हुआ किया हुआ वर्षा का जल। इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। और ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को भी काट डालती थी। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान के ट्रांस ऑक्सियाना में आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोल के धावे बढ़ गए और इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भी भारी चुनौती था। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत काल। तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंशों का राज्य रहा और तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे और उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे थे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे थे तो कुछ शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल था तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधन के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं को 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक चुनौती दी और परास्त भी किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं को अपना राजवंश स्थापित किया और सूरवंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से 1555 तक शासन किया। लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया था। महान सम्राट अकबर ने 1556 से 1605 में जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था को भी अपनाया था। तो आज का हमारा ये चैप्टर यही कंप्लीट होता है और आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं कल अगले चैप्टर के साथ।